नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था में बीते दशक में आमूल चूल परिवर्तन देखने को मिला है। सरकारी अस्पतालों में चिकित्सक, नर्स, अन्य स्टाफ के साथ उपकरणों की संख्या में मरीजों की संख्या के अनुपात में सुधार देखने को मिला है। सरकारी स्वास्थ्य सेवा में सुधार और सेवा भाव से लोगों में सकारात्मक संदेश गया और भरोसा भी बढ़ा। लेकिन इसके समानांतर चलती है प्राइवेट प्रैक्टिस वाली व्यवस्था, जहां होती है पैसों की बारिश, जहां धरती के भगवान कहे जाने वाले धनवंतरी के अवतार से अलग मरीजों को धन बढ़ोतरी का मशीन समझकर उनसे पाई पाई निकाल लेने के आरोपों से भी अलंकृत रहते हैं। पैसों का प्रभाव ऐसा है कि अच्छी खासी सरकारी नौकरी के बाद भी डॉक्टर साहब से प्राइवेट सेक्टर के मायाजाल के मौज का मोह त्यागा नहीं जाता। और ये ऐसी दलदल है कि एक बार गिरे तो गिरते ही चले जाने वाला हाल होता है। जैसे कहते हैं ना, शेर के मुंह में खून लगना खतरनाक होता है, वैसे ही सेवा भाव वाले डॉक्टर को प्राइवेट प्रैक्टिस में पैसों की खनक सम्मोहित कर लेती है। फिर तो सरकारी अस्पताल आने वाले मरीज को कभी दलाल तो कभी खुद वहां काम करने वाले झांसे में लेकर प्राइवेट क्लिनिक पहुंचा देते हैं। और कभी बात बिगड़ती है तो बवाल होता है, डॉक्टर पीटे जाते हैं, अस्पतालों क्लिनिकों में तोड़ फोड़ की जाती है और फिर मांग होती है सरकार से सुरक्षा की। सुरक्षा अपनी जगह है, पर सरकारी सेवा में रहते हुए प्राइवेट प्रैक्टिस सरकारी व्यवस्था के साथ छल है, जिसे सरकार भी रोकना चाहती है। लेकिन डॉक्टरों का समूह सरकार के इस विचार से सहमत नहीं दिख रहा। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि प्राइवेट प्रैक्टिस पर ताला तो क्या डॉक्टर छोड़ेंगे आला? सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी चिकित्सा प्रकोष्ठ के डॉक्टर सत्य प्रकाश जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सत्य प्रकाश जी, स्वागत है आपका। आरजेडी की ओर से पक्ष रखने के लिए मधु मंजरी जी हैं और भाषा की ओर से पक्ष रखने के लिए डॉक्टर विनय कुमार हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर विनय जी, सबसे पहले तो आपसे ही समझना चाहेंगे, ये प्राइवेट प्रैक्टिस अगर सरकारी सेवा में बहाल डॉक्टर करेंगे तो वो सरकारी सेवा के साथ अन्याय नहीं होगा? क्या मांग हो रही है इस मुद्दे को लेकर, थोड़ा अगर हम समझना चाहें आपके संगठन का पक्ष भी तो। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद हमको आमंत्रित करने के लिए। और जहां तक आपका कहना है कि प्राइवेट प्रैक्टिस एक तरह से अन्याय होगा यदि आप सरकारी सेवा में हैं, तो ये ऐसा नहीं है जो केवल बिहार में बिहार के डॉक्टर ही प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। पूरे भारतवर्ष में जहां भी यदि प्राइवेट प्रैक्टिस बंदी नहीं है, जहां पर की सरकार एनपीए नॉन प्रैक्टिस अलाउंस नहीं देती है, वहां हर एक जगह डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करती है। क्योंकि ये चिकित्सा सेवा एक ऐसी सेवा है जो आकस्मिक सेवा है। मरीज को का इलाज सबसे जरूरी है और पूरे भारतवर्ष में और खासकर बिहार में चिकित्सकों का घोर अभाव है। यदि डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करना बंद कर दें तो अभी का वर्तमान स्थिति ये है, जो हमारे खासकर जो बिहार स्वास्थ्य सेवा में जो डॉक्टर काम करते हैं पीएचसी से लेकर सदर अस्पताल में, तो वहां बहुत सारे अस्पताल में बहुत सारी सुविधा उपलब्ध नहीं है और कम दाम पर उचित इलाज वही डॉक्टर जो सरकारी डॉक्टर है वो अपना प्राइवेट क्लिनिक पर या अस्पताल में करते हैं। यदि सरकार इस बात को लेकर निश्चिंत है जो हमको प्रैक्टिस बंद ही करनी है, तो पहले जो सुविधा है डॉक्टरों को, हम लोगों का जो बहुत दिनों से जो लंबित डिमांड है उसको सरकार को पूरा करना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में एनपीए देना चाहिए और साथ ही साथ जो विभिन्न अस्पताल में जो उपकरण है उपकरण को भी अपडेट करना जरूरी है। यदि कोई डॉक्टर 10 साल या 6 साल एमबीबीएस की पढ़ाई करती है, 3 साल एमडी की पढ़ाई करती है, बहुत सारे डॉक्टर 3 साल फिर से डीएम या एमसीएच की पढ़ाई करती है, यदि ये 12-15 सालों की पढ़ाई के बाद यदि वो अस्पताल जाएगा और वहां यदि उपकरण उपलब्ध नहीं है और इसके कारण यदि वो सही से वो अपना जो दक्षता है वो उसका दक्षता का हरण होगा तो वो लास्टिंग वो अपना नौकरी छोड़ देगा। तो सरकार को इन सब बिंदुओं पर प्रॉपर सिक्योरिटी की व्यवस्था होना चाहिए। महिला डॉक्टर के लिए अभी पेरीफेरी में वहीं पर जहां अस्पताल है वहीं पर रहना संभव नहीं है, क्योंकि सरकारी आवास अभी तक सरकारी डॉक्टरों को नहीं दिया जाता है। पटना या कुछ एरिया में केवल हाउस अलाउंस जो है सो अच्छा है, लेकिन पेरीफेरी में 2000 या 3000 में कोई डॉक्टर गजेटेड ऑफिसर है, वहां पर रूम नहीं मिलेगा। आवास की सुविधा बहुत जरूरी है। सिक्योरिटी आए दिन आप लोग सुनते होंगे
जो वहाँ मारपीट हो गई, मरीजों के साथ अनहोनी हो गई तो मारपीट, तो प्रॉपर सिक्योरिटी का व्यवस्था, प्रॉपर साफ सफाई की व्यवस्था, तो ये सब चीजों को सरकार को ख्याल रखना बिल्कुल, चाहिए, और चीजों की तभी मांग तो आप करते रहे हैं। एक एनपीए का मसला है जो इस बार थोड़ा विस्तार से उठ रहा है, हम चाहेंगे कि अपने दर्शकों को इसके बारे में बता दें। ये नॉन प्रैक्टिसिंग अलायंस की बात कर रहे हैं डॉक्टर विनय कुमार, और ये होता है कि जो बड़े अस्पताल हैं, चाहे एम्स की बात कर लें या फिर अपने पटना में आईजीआईएमएस ही है, यहाँ जो कार्यरत चिकित्सक हैं उन्हें सरकारी सेवा से इतर निजी प्रैक्टिस करने को लेकर प्रावधान है और उसमें उन्हें एनपीए यानी कि नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस दिया जाता है। तो ये उसकी बात है डॉक्टर विनय जी कर रहे हैं। अगर हमारे दर्शक इसके बारे में अनजान है तो हम चाहते हैं कि वो इसके बारे में थोड़ा जान लें। और डॉक्टर सत्यप्रकाश जी से समझ लेते हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, चूंकि आप भी एक डॉक्टर हैं, चिकित्सा प्रकोष्ठ से जुड़े हैं, तो डॉक्टरों के समूह से जुड़े हुए हैं, और ये डॉक्टर विनय जी जो बात कर रहे हैं उनकी तमाम मांगों को हम समझ रहे हैं, ज़रूरी चीज़ें हैं, मरीजों की सेवा के लिए भी मूलभूत सुविधाएं आवश्यक हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। लेकिन ये जो प्राइवेट प्रैक्टिस की बात को लेकर सरकार विचार कर रही है, उससे जो असंतुष्टि का भाव है, सरकार तक आप भी बात पहुंचा रहे होंगे, उसको लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है? देखिए, मैं एक बात तो स्पष्ट कर दूं कि सेवा शर्तों के आधार पर कोई भी चिकित्सक सरकारी सेवा में ज्वाइन करते हैं, और अभी तक की जो वर्तमान व्यवस्था थी हमारी सरकार की कि नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस नहीं मिलता था, और सरकार ने वैधानिक तौर पर चिकित्सकों को छूट दे रखी थी कि वो अपनी सरकारी सेवा के कार्य अवधि के इतर सुबह में, शाम में, जब भी वो सरकारी सेवा में नहीं है उस समय प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑफिशियली, और लोग करते भी थे। अब बिहार सरकार में हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और वर्तमान मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने संकल्प पत्र भी जारी किया है, और सरकार ने ये निर्णय लिया है कि सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा सेवा की गुणवत्ता, डॉक्टरों की उपलब्धता और सेवा की सुगमता को ध्यान में रखते हुए जो भी हमारे सरकारी चिकित्सक होंगे उनकी निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाएगी। तो सरकार ने ऐसा कोई मनमाना या एक तरफा निर्णय नहीं लिया है। सरकार ने जब ऐसा संकल्प जारी किया तो सबसे पहले डॉक्टरों की ही एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जिसमें बहुत से वरिष्ठ चिकित्सक थे, और उनकी टीम ने जो रिकमेंडेशन किया है उसके आधार पर ही ये सेवा शर्त में बदलाव किया जाएगा। और निश्चित रूप से एनपीए नहीं देने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि एनपीए कहीं भी अगर निजी प्रैक्टिस पर रोक है तो एनपीए निश्चित रूप से सरकार देगी। देखना यह होगा कि जब निजी प्रैक्टिस पर रोक नहीं थी उस समय हमारे राज्य में डॉक्टरों की भारी कमी थी। जब हम एमबीबीएस करते थे तो गवर्नमेंट के सिर्फ 6 मेडिकल कॉलेज थे, प्राइवेट में 2 मेडिकल कॉलेज थे। आज लगभग 40 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हैं। अनेकों डॉक्टर एमबीबीएस और एमएस एमडी या डीएमएमसीएच करके आ रहे हैं। आज की तारीख में प्राइवेट में भी अच्छे अच्छे अस्पताल हो गए हैं, क्लिनिक हो गए हैं, तो अब डॉक्टरों की उतनी कमी नहीं रही जितनी पहले थी। अब सरकारी डॉक्टरों को अगर निजी प्रैक्टिस से रोककर उन्हें पूरी तरह से समर्पित किया जाए सरकारी सेवा के लिए, तो इससे निश्चय ही सरकारी क्षेत्र में चिकित्सा सेवा की गुणवत्ता में आमूलचूल परिवर्तन होगा। साथ ही जो चिकित्सक इस सेवा शर्त के साथ सरकारी में काम करेंगे उनके प्रति किसी भी तरह का अन्याय नहीं होगा। जो भी अन्य राज्य में या केंद्र में सेवा शर्त है जिसके तहत उनको मानदेय मिलता है, एनपीए मिलता है, निश्चित रूप से सरकार, देखिए, सरकार जनता की भी चिंता करेगी और चिकित्सकों की भी चिंता करेगी, और हम सबको आश्वस्त करना चाहेंगे कि ये निर्णय व्यापक प्रदेश के जनता के व्यापक हित में है और चिकित्सकों के साथ भी कोई अन्याय नहीं होगा। बिल्कुल। बीते एक दशक में, 2 दशक का नीतीश कुमार का कार्यकाल रहा है, लेकिन बीते एक दशक में हम कहें तो जो व्यवस्था में सुधार हुआ है वो नजर आने लगा है। अस्पतालों के नए नए भवन तैयार हो रहे हैं, उनमें जो आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे तैयार किया जा रहा है, और मरीजों की संख्या कई गुना बढ़ गई है। 1-2 गुना नहीं कह सकते, कई गुना बढ़ गई है, और इसको लेकर सदन में आंकड़े भी सरकार की ओर से रखे गए हैं। मधु जी से हम ये समझ लेते हैं। मधु जी, अभी जो हमारी स्वास्थ्य सेवा है उसे और एक कदम आगे बढ़ाने के लिए ये जरूरी है कि डॉक्टर्स डेडिकेटेड होकर अपना पूरा समय और पूरी सोच सेवा भाव से सरकारी व्यवस्था को समर्पित हो जाएं। उसके लिए अगर उनके प्राइवेट प्रैक्टिस पर सरकार रोक लगाने का थोड़ा कड़ा फैसला लेती है, जैसा कि डॉक्टर विनय जी कह रहे हैं, तो क्या लगता है कि सही होगा? दीपक जी, देखिएगा कि जिस तरह से अस्पताल
अस्पताल का आज बिहार में बात करें तो जो व्यवस्था है, कहीं बिना बुनियादी व्यवस्था को दुरुस्त किए हुए कुछ भी संभव नहीं हो सकता है। आप सिर्फ डॉक्टरों पे अगर आप लगा देते हैं, पाबंदी लगा देते हैं तो ठीक है, जैसे एनपीए की आप बात की, उस पर कोई भी इस पर अभी बात चर्चा नहीं चल रही है। और बुनियादी जो है, अस्पताल में बेड नहीं है, एमआरआई जैसे और सीटी स्कैन जैसे आप देखेंगे कि मशीनों की भी सुविधा नहीं है, बेडों की सुविधा नहीं है। बहुत सारे अगर इक्का दुक्का अस्पताल छोड़ दें, जैसे पटना के एम्स को छोड़ दीजिए, आप पीएमसीएच को छोड़ दीजिए, तो आप पूरे बिहार की जब बात करते हैं तो अस्पतालों की व्यवस्था इस हिसाब से नहीं। अगर डॉक्टर सही डॉक्टर भी रहेंगे तो उनके पास, एक मैं बात बोल रही हूँ, अगर मिस्त्री सही है, औजार ही उसके पास नहीं है, डॉक्टर हमारा सही है लेकिन उनके पास व्यवस्था ही नहीं रहेगा तो क्या मतलब इलाज कर पाएंगे। जहां तक दूसरी तरफ प्राइवेट जो है अस्पताल बहुत सुविधा से, आधुनिक सुविधा से लैस है। सबसे पहले तो अस्पताल को आधुनिक सुविधा से लैस करना चाहिए। बिहार में सरकारी डॉक्टरों की ऑलरेडी बहुत सारी कमियां हैं, बहुत कमी है, लाखों में जरूरत है नए डॉक्टरों की भर्ती के, तो उस पर भी काम करना चाहिए। नर्सेस की भर्ती, नर्सेस सेवा आप देखेंगे सरकारी अस्पतालों में बहुत ही खराब है। यहाँ के एनएमसीएच जैसे अस्पतालों में आप जाइएगा, पीएमसी जैसे अस्पतालों में जाइएगा तो ऐसे ही जमीन पर लेटा करके मरीजों को जो है सलाइन चढ़ाया जा रहा है। इस तरह की जो व्यवस्था, इस व्यवस्था पे जो बहुत सबसे पहले तो काम करने की जरूरत है। और जहाँ डॉक्टरों की बात आती है तो बिल्कुल सही है कि जो सरकारी अस्पताल के डॉक्टर उनको प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करते, बहुत जगह नहीं करते, तो उनके बदले में उनको अलायंस मिलता है, वो चीज की कमी। और सबसे जरूरी तो ये है कि आप सबसे पहले अस्पतालों की व्यवस्था को दुरुस्त करें। बिल्कुल, व्यवस्था दुरुस्त करने का जी बेसिक, यहाँ तक कि आप चले जाइए सरकारी अस्पतालों में, आपको छोटा सा जो जांच भी कराना था तो जांच के लिए बाहर से भेजते हैं। बिल्कुल, कई बार ऐसी स्थिति होती है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। कई बार दवा का जो पूर्ति आपूर्ति जो नहीं कह दी जाती है, या उपकरणों की कमी कह दी जाती है, या फिर जो काम आउटसोर्स किया जाता है तो आउटसोर्सिंग एजेंसीज अपनी मनमानी कर लेते हैं। चलिए डॉक्टर विनय जी, तमाम बातें आ रही है, आपने एक चीज महत्वपूर्ण कही, सेवा भाव से अगर हम जनता की सेवा को समर्पित रहते हैं तो, लेकिन ये सरकारी व्यवस्था है, ये प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है। पर अगर कोई प्राइवेट अस्पताल खोलता है तो वहां लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होता है, और कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उससे प्रॉफिट ढूंढता है। तो और ये एक पैसे की लालच एक ऐसी आभा तैयार कर देती है कि उसमें सेवा भाव गुम होकर रह जाता है। तो हम कैसे ये यकीन करें कि जो प्राइवेट प्रैक्टिस करेंगे डॉक्टर वो सेवा भाव से करेंगे? सही सवाल आप पूछे हैं, सराहनीय है। हम दो चीज बताना चाहते हैं। सबसे पहले तो सत्यप्रकाश जी जो बोले, जो ये सेवा शर्त में ही संशोधन किया गया और डॉक्टरों से परामर्श के द्वारा ही किया जा रहा है, तो हम लोगों का जो परामर्श था उसमें था जो इसको ऑप्शनल रखा जाए। जो डॉक्टर यदि प्रैक्टिस अपना करना चाहते हैं तो वो एनपीए नहीं लेंगे, और जो डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं तो अपना एनपीए लेंगे। सरकार को इस पर विचार करनी चाहिए, और अधिकतर स्टेट में ये ऐसी व्यवस्था लागू है। सबसे पहली बात है। दूसरी बात है, जो जहां तक आप बड़े अस्पताल आईजीएमएस या एम्स की बात किए हैं, तो आईजी और एम्स और आईजीएमएस में और एम्स में एनपीए की व्यवस्था है। साथ ही साथ और जो पे स्ट्रक्चर है वो अच्छा है, बच्चों की पढ़ाई की सुविधा है, आवास की सुविधा है। यदि सेम डिग्री वाले डॉक्टर, सेम प्रशिक्षित डॉक्टर जो आईजीएमएस और एम्स में नहीं काम करते हैं, पेरिफेरी में काम करते हैं, तो उसको जो अपनी दक्षता है, मान लीजिए हम पीडियाट्रिशियन डॉक्टर हैं और हमको वहां पर पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, वहां पर इंजरी लिखना पड़ेगा, वहां पर अन्य विधा की मरीजों का इलाज किया जाएगा, तो क्या उसको लगेगा जो हम जो पढ़ाई किए वो उसका कोई यूज नहीं हो रहा, और वो उसको घुटन महसूस होता है उस वातावरण में। सरकार को जो बात उठती है, जो सुविधा है, सबसे पहले उसको दुरुस्त करना चाहिए। लास्टली यदि डॉक्टर वहां पर छोड़ते हैं, अपना नौकरी छोड़ते हैं, तो सरकार को ही इससे घाटा है। और जहां तक पैसा की बात आप करते हैं, तो अभी भी जो इतना सारा जो प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट स्कूल चलता है, तो आजकल सब लोग क्वालिटी पर ज्यादा फोकस करते हैं। जो मरीज असहाय रहता है, जिसको कोई उपाय नहीं है, वही आजकल सरकारी अस्पताल या सरकारी स्कूल में जाते हैं। डॉक्टर का दक्षता या डॉक्टर का जो पढ़ाई है वो सेम रहता है, लेकिन वहाँ सुविधा और उपकरण के अभाव के कारण वो उस तरह से इलाज नहीं कर पाते हैं, और इस कारण मरीज को भी बाध्यता में सरकारी अस्पताल आना पाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो अभी जो स्वास्थ्य सेवा में काम करने वाले डॉक्टर हैं, वो बहुत कम रेट पर
कॉरपोरेट की अपेक्षा बहुत कम रेट पर सही इलाज कर देते हैं, जिससे कि जो गरीब मरीज है हमारे, खासकर हमारे बिहार में, तो वो अच्छे ढंग से कम दाम पर इलाज करवा लेते हैं। यदि एक चीज और बताइए, यदि बीच का एक कड़ी बताना, यदि बीच का कड़ी इनको यदि बंद कर दिया जाए तो वो चाहे तो क्वैक के पास जाएगा या कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जाने का सबको औकात नहीं है, तो फिर क्वैकड़ी शुरू होगा और मरीज का और जान माल की क्षति होगी, और फिर इससे पूरा राज्य में दहशत का वातावरण हो जाएगा। बिल्कुल। एक चीज और जो मैं कह पा रहा हूं कि अभी की जो सरकारी व्यवस्था है, भले ही आधारभूत संरचना एक प्राइवेट अस्पताल जो अब स्टार होटल्स के तरह नजर आते हैं और स्टार कैटेगरीज उनकी हो गई है, वहां की तुलना में सरकारी अस्पतालों में कम सुविधा है, लेकिन सुविधा फिर भी इतनी है कि एक मरीज की गंभीर बीमारियों का नहीं लेकिन आम बीमारियों का उपचार किया जा सकता है। उससे भी कम व्यवस्था में कम सुविधा देकर प्राइवेट क्लिनिक जो मशरूम की तरह उग आते हैं शहरों में, ग्रामीण इलाकों के छोर पर, वहां डॉक्टर्स, जो आप क्वार्क की बात कर रहे हैं डॉक्टर विनय जी, उस तरह की समस्याएं होती है और वहां मारपीट, हंगामा, तोड़फोड़ सब होता है और फिर डॉक्टर की जान भी कभी कभी आफत में आ जाती है। एक डॉक्टर 4-4 जगह, 5-5 जगह बोर्ड पर अपना नाम लिखवाकर कैसे काम कर पाते होंगे, थोड़ा ये भी समझा सकते हैं क्या? नहीं, जरूर समझाएंगे। जो गलत चीज है उसका हम लोग कभी भी, भाषा संगठन कभी भी उसको सपोर्ट नहीं करता है। हम लोग कभी नहीं चाहते हैं कि मरीज का इलाज बाधित हो, मरीज का अच्छे ढंग से इलाज हो, लेकिन जहां तक कंपेयर करते हैं हम लोग, इसलिए तो कह रहे हैं इससे दो ही तरह का इलाज रह जाएगा। एक क्वैक जो कि अशिक्षित डॉक्टर है वो कुछ भी इलाज कर सकता है, या फिर कॉर्पोरेट, बिहार के अधिकतर आबादी को कॉर्पोरेट जैसे पारस या रूबन या वेदांता जैसे अस्पताल में इलाज करने की क्षमता नहीं है। फिर लास्टली वही जो क्वैक द्वारा संचालित अस्पताल है, जहां बोले आप जो 5 जगह बोर्ड पर नाम है या कुछ है, जो जहां की डॉक्टर एनी टाइम अवेलेबल नहीं रहता है, किसी को बुला के 2 मिनट के लिए दिखा लिए और फिर उसके बाद डॉक्टर चला गया और कोई दूसरा देख रहा है, कल होके यूट्यूब देखकर सर्जरी कर रहे हैं। तो इस तरह की व्यवस्था केवल वही क्वैकड़ी वाले अस्पताल करेंगे और मरीजों का जान माल का बहुत क्षति होगी। पूरे बिहार में जो अधिकतर मरीज है 70 to 80% वो क्वैकड़ी के भरोसे रह जाएगी, क्योंकि बीच का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। नहीं, तो सिस्टम है ना, सिस्टम सरकारी सिस्टम है, भले ही वो इवॉल्व नहीं है, इवॉल्व के प्रोसेस में है, लेकिन अगर सरकारी सेवा में बहाल चिकित्सक थोड़ा समय दें, थोड़ा सहयोग दें और थोड़ा सरकार को सकारात्मक सुझाव दें तो ये व्यवस्था दौड़ पड़ेगी। डॉक्टर विनय जी, नहीं है जो डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है, जो आप डेली टाइम हर दिन हर डॉक्टर को खोजिएगा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि उतना डॉक्टर का उपलब्धता नहीं है मेडिकल कॉलेज की तरह। वहां पर जैसे सीट है 12 सीट, तो वहां 3 डॉक्टर या 4 डॉक्टर है। कुछ डॉक्टर का लीव में चले गए हैं, जो पीजी की पढ़ाई या कुछ करने चले गए हैं, कुछ डॉक्टर की बहाली और काम होता है, और हॉस्पिटल जो चलता है 24/7, छुट्टी के दिन भी, दिवाली और छठ के दिन चलता है। तो हर एक दिन आप हर एक डॉक्टर को खोजिएगा तो वो उतना डॉक्टर सरकार को बहाल करना पड़ेगा, जो कि कम से कम 5 टाइम डॉक्टर बढ़ाएंगे तभी होगा। लेकिन ऐसा नहीं है जो किसी भी टाइम आप कोई भी अस्पताल चले जाइए तो वहां एक भी डॉक्टर नहीं होते, कोई ना कोई डॉक्टर जरूर आते हैं। और आजकल आप लोग खुद बोले जो इतना जो इलाज बढ़ गया है, हर जगह मरीज बढ़ गई है, वो इलाज कोई न कोई कर रहे हैं। इसलिए आज एक हाजीपुर सिंपल अस्पताल है, 25,000 जो है LSCS पर ईयर हो जाता है, तो वो LSCS कोई डॉक्टर ही करते हैं, ऐसा तो नहीं है सरकारी अस्पताल में कोई। बिल्कुल सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये सरकारी व्यवस्था में सुधार की सरकार की जो कोशिश है, अगर दबाव बनाकर उसमें अपने मन मुताबिक संशोधन करवाने के लिए कोई संगठन खड़ा हो जाता है तो इसे क्या मानेंगे डॉक्टर सत्यप्रकाश जी? देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, ये भी बताइए क्या इसे दबाव मानेंगे? नहीं, देखिए, सरकार किसी अनुचित दबाव में नहीं आएगी। निश्चित रूप से जो जायज मांगे होंगी उसको दरकिनार भी नहीं किया जाएगा। सरकार सबको आश्वस्त करेगी कि भाई किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। जहां तक चिकित्सा की गुणवत्ता का प्रश्न है, प्राइवेट सेक्टर हो या छोटे क्लिनिक हो या गवर्नमेंट अस्पताल हो, तो अभी इस नियम का पूरा फोकस है कि गवर्नमेंट में जो चिकित्सा व्यवस्था है उसको कैसे सुदृढ़ किया जाए। विचार है, इसे अमली जामा पहनाने में समय लगेगा सरकार को भी। हाँ, लेकिन सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही ये
कानून लागू भी हो जाएगा, और जब ये कानून लागू होगा, डॉक्टर लंबे समय तक सरकारी अस्पतालों में रहेंगे तो वहाँ डॉक्टरों की उपलब्धता सुधरेगी और ज़्यादातर मरीज लाभ उठा पाएंगे। जो मरीज सरकारी अस्पताल में नहीं जाना चाहते, उनके कॉर्पोरेट के अलावा भी बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो कॉर्पोरेट में भी नहीं है, गवर्नमेंट में भी नहीं है, उनके अपने निजी चिकित्सालय हैं, तो वहाँ कार्य करते हैं। गुणवत्ता तो सुधरी है। और जैसे हमारे प्रतिपक्ष की जो प्रवक्ता है वो कह रही थी कि सरकार को सुविधा बढ़ानी चाहिए, तो मैं ये कहूँगा कि बड़ा अच्छा ही इन्होंने प्रश्न पूछा और ये मुद्दा रखा। और हम 2000 MBBS में एडमिशन लिए और 2011-13 तक पढ़ाई की, तो हमने वो देखा है चेंज ओवर। जब 2005 तक आरजेडी की सरकार थी और 5 से टेक ओवर किया एनडीए की सरकार ने, जब हम 2000 से 2005 तक पीएमसीएच में पढ़ाई कर रहे थे तो वहाँ कैसी व्यवस्था थी? कोई दवा उपलब्ध नहीं थी, उपकरण नहीं थे, डॉक्टर थे, पुराने डॉक्टर जो अपॉइंटेड थे वो थे, लेकिन बाकी चीज़ें बड़ी खस्ता हाल थी। 2005 से सरकार ने सुधार करना शुरू किया और 20 वर्षों में अनेक नए मेडिकल कॉलेज खुले, पीएचसी सुधरा, सीएचसी सुधरा, नए उपकरण आए, पीपीपी मोड से जहां मशीनें सरकार नहीं लगा पाई वहां पीपीपी मोड की व्यवस्था हुई, डॉक्टरों की बहाली हुई। और ये सारी व्यवस्था सुधरने के बाद जब सरकार को लगा कि नहीं, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत महत्व दिया, कार्य किया, तब सरकार ने ये संकल्प जारी किया कि नहीं, अब हम निजी प्रैक्टिस को रोक लगाएंगे। तो ये सरकार का बड़ा ही सोचा समझा और दूरगामी निर्णय है कि 20 वर्षों तक हमने अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ किया। उसके बाद ऐसा नहीं है कि अस्पताल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और कोई व्यवस्था नहीं है और सिर्फ डॉक्टर अपॉइंट करके और उनकी निजी प्रैक्टिस रोक दी जाएगी तो उससे चिकित्सा सुधरेगी। बिल्कुल। मैं अपने जिले के सदर अस्पताल की बात कर लूं, वहां डॉक्टर की अनुपलब्धता के कारण आईसीयू में जो उपकरण रहते हैं वो पड़े हुए हैं, उसे चालू नहीं किया जा रहा है। 2-3 साल तक ऐसे ही पड़ा रहा और फिर शायद अब वो उपयोग लायक है भी या नहीं भी, ये तो डॉक्टर्स ही जाने। मधु जी, व्यवस्था हो रही है, डॉक्टरों का सहयोग भी जरूरी है, लेकिन क्या सरकार का रवैया सहयोगात्मक है? सरकार अगर दबाव बनाने का प्रयास करेगी तो डॉक्टर्स तो भड़केंगे ही ना। आखिर इतनी मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं और अब सेवा भाव से हम जनता के प्रति समर्पित हैं, पर सरकार डंडा उठा के खड़े हो जाएगी तो कैसे काम चलेगा? देखिए दीपक जी, अभी हमारे भाई साहब ने पीएचसी का बात किया, तो पीएचसी में आप बताइए कि पूरे बिहार भर में एक भी अस्पताल ऐसा बताइए जिसमें रात्रि में ऑपरेशन करने की सुविधा है? नहीं है। आप इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, पहले क्या हुआ, इस चीज को जोड़ करके बोल करके, पहले क्या था, अरे पहले लैंडलाइन फोन था और आज के इसमें मोबाइल में हर चीज उपलब्ध है, तो उस समय से आज का तुलना करेंगे तो नहीं होगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करें कि बिहार जो सरकार ने जो फैसला ली है, मानते हैं कि वो अच्छी फैसला है, लेकिन एक एज अ पॉलिटिकल फिगर होने के नाते मुझे लगता है कोई भी सामाजिक रूप से जागरूक होगा तो मुझे लगता है हर रोज उसके यहाँ कम से कम 4 से 5 फोन आता होगा बिहार भर से मरीजों का कि मुझे एम्स में एडमिट कराना है, प्लीज देख लीजिए, मुझे आईजीएमएस में एडमिट कराना है, मुझे यहाँ एडमिट कराना है। ऐसा नहीं है कि लोग सरकारी व्यवस्था में नहीं जाना चाहते, सरकारी व्यवस्था में हर कोई जाना चाहता है, मेरे जैसे लोग भी जाना चाहते हैं, लेकिन वहां पे इतना ओवरलोडेड, ओवर क्राउडेड है कि अगर प्राइवेट अस्पताल में लोग ना जाए तो वहीं पे दम तोड़ दे, मतलब कहीं पे बेड नहीं मिलता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ से अगर गांव में, मान लीजिए यहाँ से समस्तीपुर जैसा हो गया, मुजफ्फरपुर जैसे जगहों पे अगर वहां भी व्यवस्था दुरुस्त होगा तो दुरुस्त होता तो पटना में इतना ओवरलोडेड नहीं होता। तो बहुत जरूरी है आप उस समय के क्राउड के हिसाब से, आज के क्राउड के हिसाब से, उस समय के बीमारी के हिसाब से, 20 साल पहले जो बीमारियां थी, आज छोटे छोटे बच्चों को शुगर हो जा रहा है, बीपी हो जा रहा है, तो उससे अगर आप तुलना करेंगे तो फिर बहुत पीछे रह जाएंगे आप। जिस तरह से अस्पताल, मैं ये नहीं कर रही हूँ कि मैं जो है मतलब जो आम लोग हैं उनको ऐसा ना हो कि झोला छाप डॉक्टर के पीछे भागना पड़े। बिल्कुल, ये चिंता डॉक्टर विनय जी भी जता चुके हैं कि क्वार्क फिर होगा और फिर इस तरह की परेशानियां होगी। लेकिन सत्य प्रकाश जी, हम मैच नहीं कर पा रहे हैं, जो आवश्यकताएं जो मरीजों की है उससे सरकारी व्यवस्था दौड़ में पीछे रह जा रही है सुविधा उपलब्ध कराने के मामले में। देखिए, यह अच्छा प्रश्न है। हमें समझना ये होगा कि बिहार राज्य ऐसा राज्य है जो क्षेत्रफल में बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसकी जनसंख्या 14 करोड़ है। भारतवर्ष का जनसंख्या घनत्व के हिसाब से सबसे ज़्यादा घनी आबादी का प्रदेश है बिहार, और यहाँ जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उस हिसाब से जनसंख्या और डिमांड बहुत ज़्यादा है। सरकार ने सरकारी व्यवस्था को सुदृढ़ किया, अनेकों प्राइवेट अस्पतालों को फ्री में लैंड दिया, सब्सिडाइज लैंड दिया, अस्पतालों को सहयोग किया कि अस्पताल खुले। साथ ही प्रधानमंत्री जी की जो महत्वाकांक्षी परियोजना है जन आरोग्य आयुष्मान
कार्ड, उसके तहत बड़े बड़े मैंने अनेकों मरीजों का इलाज मेदांता जैसे अस्पतालों में बिल्कुल फ्री में 5 लाख 7 लाख की सर्जरी कराई है। कार्डियक सर्जरी मेरे कहने से, रेफरेंस से लोगों का हुआ है। तो सरकार का अप्रोच बहुआयामी है। जैसा कि मैडम ने कहा कि मुजफ्फरपुर में, आप देखेंगे कि मुजफ्फरपुर में मेडिकल कॉलेज कितना विस्तारित हुआ। वहाँ बच्चों में जो एक गर्मियों के सीजन में जो इनकेफ्लाइटिस की बीमारी होती थी, बच्चों का देहांत हो जाता था, वहाँ सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा PICU खुला। वहाँ एक कैंसर का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खुल रहा है। तो सरकार ने जहाँ जहाँ कमी थी उन सभी गैप को भरने का प्रयास किया। आज जैसे सर हैं पीडियाट्रिशियन, आज हम लोग गर्व के साथ कह सकते हैं कि बिहार के सभी सरकारी अस्पतालों में बच्चों में वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध है। महंगी महंगी वैक्सीन फ्री में उपलब्ध है। अच्छे अच्छे लोग जाते हैं और वैक्सीनेशन कराते हैं। तो सरकार ने सरकारी व्यवस्था, प्राइवेट व्यवस्था और प्राइवेट अस्पतालों में गरीब लोगों का कैसे कम खर्च में ये निःशुल्क इलाज हो पाए, इन सभी चीजों पर कार्य किया है। दवा की उपलब्धता हो, चिकित्सक की उपलब्धता हो। एक और है रेफरेंस वाली मानसिकता, उसमें सुधार की जरूरत है ना। डॉक्टर्स रिस्क लेने से कतराते हैं, ये भी तो एक बड़ी समस्या है। या तो उन्हें सुरक्षा का भाव दीजिए या फिर उपलब्ध संसाधन दीजिए ताकि वो मरीज का उचित इलाज उसी सेंटर पर कर सकें। PHC से रेफर किए, CHC रेफर किए, सदर अस्पताल रेफर किए और सब PMCH, तो भीड़ तो लगेगी ना यहाँ। देखिए, ये रेफरेंस वाली जो समस्या हो रही है कि डॉक्टर रेफर कर देता है, ये सिर्फ बिहार या भारत की समस्या नहीं है। आप पुराने साइंटिफिक डेटा उठाकर देखेंगे तो इंग्लैंड, अमेरिका जैसे विकसित देशों में भी इमरजेंसी सर्जरी करने से डॉक्टर कतरा रहे हैं, क्योंकि समाज का जो रुख है डॉक्टरों के प्रति वो बदल रहा है। वो भी अमेरिका इंग्लैंड में भी क्रिटिकल सर्जरी होती है, मरीज गड़बड़ाता है तो वहां भी लोग एग्रेसिव होते हैं। मैं एक आंख का डॉक्टर हूँ। रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी बच्चों के आंख की एक सीरियस बीमारी है। ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है, ट्रीटमेंट करता हूँ। मैंने अभी जर्नल्स में पढ़ा कि अमेरिका में बहुत सारे रेटिना सर्जन जो आंख के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने आरोपी बीमारी का इलाज बंद कर दिया है। मरीज को सीधे हायर सेंटर भेज देते हैं, क्योंकि बच्चों में इलाज करना बड़ा ही रिस्की होता है और कई बार आंख खराब होती है। तो मेडिको लीगल, मारपीट से भी ज्यादा मेडिको लीगल का आजकल जो हो गया है कि ये कंज्यूमर फोरम में लोग चले जाते हैं और मेडिको लीगल और अदालतें प्रायः अपना रुख मरीजों के प्रति सॉफ्ट रखती हैं। और इसके चलते डॉक्टर नहीं, तो ये तो पूरी ईमानदारी से तो सुरक्षा की मांग करेंगे ना कि हम पूरी ईमानदारी से मरीज के परिवार संतुष्ट हो या ना हो, हमारी सुरक्षा, हमारी जान की सुरक्षा सरकार सुनिश्चित कर दे। तो हम प्रयास करें कम से कम कि हाँ, हाथ लगाएं हम मरीज को, ये डर न रहे कि अगर सिर्फ कुछ हो गया जान का डर या मारपीट या वायलेंस का डर नहीं होता है। अनेकों जो आज के जमाने में अविश्वास का दौर उपलब्ध हो गया है और ये जो कई बार डॉक्टर की अपनी क्रेडिबिलिटी भी हो जाती है। क्रेडिबिलिटी, और ये बिहार ही नहीं पूरे दुनिया में ऐसा ठीक है। समय अभाव है, एक छोटा सा जवाब विनय जी से हम लेना चाहेंगे। विनय जी, सेवा भाव और सुविधा की कामना, इन दोनों के बीच क्या संबंध है? देखिए, लास्टली हम ये कहना चाहेंगे कि हम लोग का जो अपना जो डिमांड था भाषा IMA का, इसमें था जो हम लोग इसको सशर्त मानते हैं, हम लोग इसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन दो तरह की हम लोग की डिमांड थी जो आप ऑप्शनल रखिए, और दूसरी थी जो IGMS या एम्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो आप IGMS तो बिहार सरकार का है, तो उसमें जो सुविधा है, वेतन स्ट्रक्चर, छुट्टी का स्ट्रक्चर, बच्चों की पढ़ाई की सुविधा, आवास की सुविधा, तो वो सुविधा यदि आप उपलब्ध करवाइए तो भाषा और IMA या कोई भी संगठन, कोई भी डॉक्टर इसका विरोध कतई नहीं करेगा। कोई भी चिकित्सक, यदि चिकित्सक ओथ लेता है पहला दिन MBBS की पढ़ाई में, उसका पहला काम होता है जो गरीब और असहाय मरीज का इलाज करना, तो हम लोग हमेशा इसके लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन सरकार को भी थोड़ा सा हम लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा। सुरक्षा से लेकर बहुत सारी ऐसी मुद्दा है जो सरकार को एक बेंच पर बैठकर और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जो चिकित्सकों के संगठन की बैठकों में जो बातें होती है उन पर भी विचार करेगी। सरकार ने जो अपनी कमेटी बनाई है, उनके सुझाव हैं, उनको लेकर इन संगठनों के साथ फिर से वार्ता का प्रयास हो, ताकि कोई असंतुष्टि का भाव ना हो और कोई असंतोष जब सरकार निर्णय ले तो उस दौरान उभर कर सामने ना आए और व्यवस्था पर किसी तरह का दबाव ना बने। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विनय कुमार जी, डॉक्टर सत्यप्रकाश जी और मधु मंजरी जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हमने इस गंभीर विषय पर बातचीत की और स्वास्थ्य सेवा में सुधार के साथ साथ डॉक्टरों का सहयोग भी अगर मिले तो सरकारी व्यवस्था इतनी सुदृढ़ हो जाएगी कि मरीजों का दोहन होना बंद हो जाएगा और हर तरह की सुविधा उन्हें नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध होगी, जो सरकार का प्रयास है। लेकिन सरकार को चाहिए कि वो डॉक्टरों की बात सुने और एक मिलजुल कर
ऐसा निर्णय ले जो दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद साबित हो। फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।